नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस चर्चित कार्यक्रम धरती धोरारी में। मैं आपके साथ निधीश गोयल। जय धननी जय जननी जय वसुंधरा, अनुपम तेरी परंपरा। राजस्थान में ये उक्ति बड़ी ही प्रसिद्ध है और इस धरती के लाल हम जब कहते हैं ना कई बार कि भाई माँ के दूध का कर्ज जो है वो उतारना पड़ेगा, ये धरती माँ है। इस माँ का ऋण जिन्होंने उतारा, ऐसे सपूत जिन्होंने इसके जल की बात की, इसके अन्न की बात की और पूरी वसुंधरा में इस भारत का नाम, इस भरत भूमि का नाम रोशन किया। आज हम एक ऐसे ही लाल की जो धरती के पुत्र हैं, धरती पुत्र हैं, उनकी बात करने वाले हैं। जी हाँ, उनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। और उनके बारे में चर्चा के लिए जो हमारे साथ में स्टूडियो में पधारी हुई हैं, उनसे आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ में है श्रीमती विद्या जैन जी, प्रोफेसर विद्या जैन जी। मैम, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन दूरदर्शन के स्टूडियो में। मैम, महारानी कॉलेज में जो एक एशिया का एक बहुत बड़ा कॉलेज है पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए, उसके प्रिंसिपल रही हैं। उसके साथ साथ में गांधीयन स्टडीज़ की मैम आप डायरेक्टर रही हैं, 7 किताबें आपने लिखी हैं, कितने जर्नल्स जो आपके प्रकाशित हुए हैं। मैम, एक छोटा सा प्रश्न सबसे पहले तो ये जो आपसे संबंधित है, बच्चों को ना चौंध आज के दौर में पसंद आती है, ग्लैमर पसंद आता है। आपके बचपन की बात करें तब भी चीज़ें कम नहीं थी, फिल्में भी थीं, चीज़ें भी थीं। आपको गांधी जी की तरफ रुख करना, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सामान्य जीवन जीता है, सादा जीवन, उच्च विचार की बात करता है, धोती में रहता है, बकरी का दूध पीता है, कोई बड़ा एक ना ग्लैमर नहीं है, चकाचौंध नहीं है, कैसे आपका रुख गांधी जी की तरफ हो गया? नहीं, ये गलत फहमी आपकी कि गांधी में कोई ग्लैमर नहीं है, कोई चका। बहुत विस्मित करते हैं आपको, बहुत चमत्कृत करते हैं, बहुत आकर्षित करते हैं। बहुत बड़ा व्यक्तित्व है उनका, और उनका जो योगदान है पूरी दुनिया में, आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में गांधी के काम पर जितनी गंभीरता से पूरी दुनिया का बुद्धिजीवी आज बात कर रहा है, उतना कहीं किसी और दार्शनिक के बारे में नहीं कर रहा। क्योंकि गांधी के पास उन मूलभूत प्रश्नों के उत्तर हैं जिनसे आज की मानवता जूझ रही है। गरीबी के प्रश्न, धरती के दोहन के प्रश्न, गरीब और अमीर की बढ़ती हुई खाई के प्रश्न, पर्यावरणीय संकट, स्त्री की अस्मिता पे होते हुए हमले, और सबसे बड़ा प्रश्न है हिंसा। हिंसा और पर्यावरणीय संकट, 2 ऐसे प्रश्न हैं जिन्होंने पूरी पश्चिम के बुद्धिजीवी का ध्यान गांधी की तरफ खींचा है, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर गांधी के पास हैं। तो गांधी आकर्षित करते हैं। और गांधी की वेशभूषा, गांधी का चरखा, गांधी की वो धोती, गांधी की लाठी, गांधी की चाल ढाल, उनके वो जो पहनते थे पाँवों में चप्पल, वो सब बहुत फैशन सिंबल है। टू टॉक अबाउट गांधी इज़ अ फैशन नाउ अ डेज, क्योंकि गांधी का अर्थ है सरलता, सादगी, सच्चाई, जेन्युइननेस। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ हम सब के भीतर एक गांधी है। जहाँ प्यार है, जहाँ मोहब्बत है, जहाँ भाईचारा है, जहाँ जेन्युइननेस है, वहाँ गांधी है। इसलिए गांधी, और गांधी कोई पुरानपंथी या कोई पिछड़े हुए व्यक्तित्व का नाम नहीं है। बहुत क्रांतिकारी, बहुत प्रगतिशील व्यक्ति थे। आज होते तो आप ही की तरह बहुत एक्टिव होते फिर सोशल मीडिया पर, और उनका ट्विटर का अकाउंट होता, हर चीज़ पे बात करते थे। अंडर द स्काई जितनी चीज़ें हैं उन सब के बारे में गांधी ने लिखा है और कहा है और पढ़ा है। जितना गांधी पढ़ते थे उतना कोई नहीं पढ़ता था, और पहले करते थे फिर कहते थे। तो ये आइंस्टीन ने जब कहा कि पूरी दुनिया विश्वास नहीं करेगी कि हाड़ मांस का ऐसा पुतला इस धरती पे चला होगा, तो आप सोच सकते हो कितना आकर्षण है उस व्यक्तित्व में। फैंटास्टिक मैम, ये बड़ा सुंदर आपने कहा कि जी फॉर गांधी, दैट इज जी फॉर ग्लैमर। तो ये ग्लैमर वैसा नहीं है जो हम बॉलीवुड में देखते हैं, उससे अलग है, जो वाकई में आपको विस्मृत करता है, चमत्कृत करता है, आश्चर्यचकित कर देता है और सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या आभा मंडल रहा होगा। जिन लोगों ने उनके साथ में काम किया होगा, कुछ समय गुजारा होगा, उन्होंने उस आभा मंडल का दर्शन किया होगा। वाकई में बड़े सौभाग्यशाली वो लोग रहे हैं। मैम, आपका फर्स्टली बिकॉज हमारे पास में एक अच्छा समय है इस कार्यक्रम में बात करने के लिए, तो आपका जो जीवन जो है वो शुरुआत किस तरीके से हुई और कैसे आप आगे बढ़ी, पढ़ाई लिखाई किस तरीके से, थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए। जैसे कि साधारण जीवन किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार की किसी लड़की को हो सकता है। मैंने जयपुर से सारी शिक्षा प्राप्त की और एमए में मैंने पॉलिटिकल साइंस में अध्ययन किया, और मुझे भारतीय चिंतन में बहुत रुचि थी। ख़ास तौर से जब मैं पश्चिमी चिंतकों को पढ़ती थी, प्लेटो से लेकर मार्क्स तक, तो मुझे लगा कि ये लोग तो कुछ हवाई बातें कर रहे हैं।
तब भारतीय चिंतन ने मेरा ध्यान खींचा और यहाँ एक व्यक्ति है जो गांधी पर, फिर मैंने पीएचडी उन पर की और जो फर्दर रिसर्चेस हैं वो मैंने फिर गांधी के जो पीस है, अहिंसा है, नॉन किलिंग है, आजकल नॉन वायलेंस से भी आगे बढ़कर नॉन किलिंग की बात करते हैं जिसमें शाकाहार पे दुनिया बात कर रही है, वो सब तत्व आते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है उन सब पर, तो गांधी के बहुत सारे पैरामीटर्स पर काम करने का, महिलाओं के सशक्तिकरण पे गांधी के विचार, उन सब ने मुझे आकर्षित किया और मुझे मौके भी मिले पूरी दुनिया में जाकर बात करने का। मुझे सुखद आश्चर्य होता था जब अनेकों इंटरनेशनल फोरम्स पे, उनकी प्लानरीज में, उनके की नोट में गांधी को रेफ़र किया जाता था, गांधी के कोटेशंस दिए जाते थे, गांधी पर पेपर प्रेजेंटेशन होते थे। मुझे लगता हमने शायद गांधी को बिसरा दिया है या हम इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं पश्चिम से, जब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब पश्चिम से आती है ना, योग जब योगा बन गया, प्राणायाम प्राणायामा बन गया, तो हम बड़े, वो लगता है कि बड़ी चीज़ होगी। तो गांधी भी शायद पश्चिम से लौट कर ख़ास तौर से एकेडमिक डिस्कोर्स के स्तर पर बहुत पॉपुलर हुए हैं और भारतीय बुद्धिजीवी भी इस पे बहुत गंभीरता से बात कर रहे हैं। फैंटास्टिक मैम। यहाँ पर थोड़ी बात मैं उस दौर की करना चाहूँगा जब आपने गांधी जी की बात की और कि वहाँ से लौटे वो, तो साउथ अफ्रीका से लौटने की बात मैं वहाँ पर ज़रूर एक बल देना चाहूँगा, बिकॉज ये गांधी जी किसी सामान्य परिवार से नहीं थे। आज भी कोई बच्चा जो है वो इंग्लैंड जाता है, यूरोप जाता है, तो बहुत पैसा खर्च होता है। वो उस दौर में साउथ अफ्रीका गए तो बहुत अच्छे परिवार से थे, समृद्ध परिवार से थे। वो यहाँ से, भारत से, गुजरात से निकल करके साउथ अफ्रीका जाते हैं। सामान्य बात नहीं, हर किसी के लिए संभव नहीं था। एक समृद्ध परिवार से होने वाला व्यक्ति जब साउथ अफ्रीका से लौटता है तो लौट करके कैसा हो जाता है, ये मन जो है वो कैसे उनका ढल गया एक दूसरी धारा में, ये कैसे हुआ? अब जैसे आपने कहा ना चमत्कृत, सचमुच जो मोहन से महात्मा बनने की उनकी पूरी जर्नी है। अगर आप उनकी आत्मकथा देखें तो बचपन में वो बहुत सामान्य विद्यार्थी थे, बल्कि सामान्य से भी कम थे। पिछली रो में बैठते थे, अंग्रेजी भाषा से डरते थे, बहुत अच्छे अंक नहीं आते थे और उनको हमेशा ये भी लगता था कि मैं सौष्ठव शरीर नहीं है मेरा। उनके भाई का एक मुस्लिम दोस्त था जो मांसाहार और मदिरा पान करता था, उन्हें लगा शायद इससे कुछ अच्छा होगा, तो उन्होंने वो किया कोशिश उसकी, पर उन्होंने फिर अपनी गलती को स्वीकार किया और कन्फेशन किया। अकेले गांधी ऐसे चिंतक हैं जो अपनी भूल को स्वीकार करते हैं, अपनी आत्मकथा में लिखते हैं और फिर उस भूल को कभी नहीं दोहराते। तो आज के युवाओं को सीखना चाहिए, गलती कर सकते हो पर उसकी स्वीकृति, और अब तो हम करते हैं फिर सॉरी बोलते हैं, अगले दिन फिर दूसरी गलती करते हैं। गांधी ने उस भूल को कभी नहीं किया। तो मोहन से महात्मा बनने की जो पूरी प्रक्रिया है, और फिर देखिए इंग्लैंड पढ़ने जाते हैं बैरिस्ट्री, और साउथ अफ्रीका में वो बैरिस्ट्री के लिए जाते हैं और वहीं से उनका जो पूरा सत्याग्रह का लेसन है, जब वो ट्रेन में बैठे, वो बहुत फेमस एपिसोड है गांधी का, उनको तीसरे दर्जे के डिब्बे में भेज दिया जाता है, तब वो रेलगाड़ी के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे बैठ के सोचते हैं कि ये मेरा अपमान हो रहा है, मैं लौट के भारत चलूं या मुझे क्या करना चाहिए। तब वो एक संबल इकट्ठा करते हैं और वो लौट के साउथ अफ्रीका ही पहुंचते हैं और वहाँ पर एंटी रेसिज्म, जो रंग भेद की नीति के खिलाफ छोटे छोटे आंदोलनों को तैयार करते हैं और सत्याग्रह के छोटे प्रयोग वहाँ करते हैं। वही मोहन से इसलिए मुझे लगता है साउथ अफ्रीका का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमने उन्हें मोहन दिया, उन्होंने हमें महात्मा लौटाया। और वो व्यक्ति जब ट्रेन होकर भारत लौटता है तो पहले भारत की नब्ज़ को पहचानना चाहता है। बहुत ट्रैवल करते हैं गांधी, उनका एड्रेस ही था मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय रेल। वो निरंतर जो सघन अंचल हैं, जो दूर दराज के गांव हैं, और इसलिए उन्होंने भारत के आम जन की उस नब्ज़ को पहचाना। और इसलिए जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पटल पर गांधी का आगमन हुआ तब पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन बना। उससे पहले वो सीमित था मध्यम वर्ग के पास, कुछ वकील, कुछ डॉक्टर्स, कुछ पढ़े लिखे लोग, पर गांधी के आह्वान पर आम जन, किसान, श्रमिक, महिलाएं, आप सोचिए वो महिलाएं जो पर्दे में रहती थी, रंग बिरंगी ओढ़नियाँ ओढ़े, दूध पिलाते हुए बच्चों को जब गोदी में लेकर सड़कों पर आई होंगी, तो आप सोचिए क्या समा रहा होगा। तो न सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन बना, बल्कि महिलाओं के मन में भी एक राजनीतिक आकांक्षा जगी कि हाँ मेरे को भी कुछ करना चाहिए, मेरे भी कुछ सामाजिक सरोकार होने चाहिए। तो गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन की पूरी धारा को बदल दिया, उसको जन आंदोलन बना दिया, और फिर तो अंग्रेजों के छक्के छूटने ही थे। पुस्तक जो मैम जब जिसकी आती है कि साउथ अफ्रीका से जब भारत लौटे थे, हिंद स्वराज, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
हिंद स्वराज उन्होंने 1909 में लिखी और उसके लिए वो क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो एक आधुनिक जिस तरह का आज चल रहा है। इसको 1909 में आप सोचिए 100-125 साल पहले गांधी इस अति भौतिकवाद के दुष्परिणामों से उनको समझ में आ गया, तो उन्होंने कहा था ये शैतानी सभ्यता है, अति भौतिकवाद, अति कंज्यूमरिज्म, पूंजीवाद, उदारवाद, और इससे बहुत बड़ी मुश्किल आएगी इस आधुनिकता से। और उन मुश्किलों से आज हम जूझ रहे हैं। आज चारों तरफ मार्केट है, समाज नहीं है, सामाजिक रिश्ते नहीं है। गांधी ने भौतिकवाद के खतरों को पहचान लिया था, उन्हें पता था जिस तरह का विकास का तरीका हमने अपनाया है सही जगह नहीं लेके जाएगा, इतना कंज्यूमरिज्म नहीं चलेगा, इतना धरती का दोहन नहीं चलेगा। जिस तरह से हम अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाए जा रहे हैं, मतलब आपको नहाने के लिए 5 प्रकार के साबुन चाहिए, सुबह आप इतना पानी वेस्ट कर देते हो, इतना पानी नहीं है धरती माँ के पास। और गांधी ने कहा इस तरह अगर करोगे तो एक धरती नहीं, तुम्हें 2-3 धरतियाँ चाहिए। अगर तुम और धरती पैदा कर सकते हो तो गो अहेड, अदरवाइज अपनी आवश्यकताओं पे कटौती करो, मिनिमाइजेशन ऑफ नीड्स करो, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वाटर लिमिटेड है, फूड लिमिटेड है, और जो संसाधन है वो लिमिटेड है, सीमित है। तो निश्चित रूप से गांधी इस भौतिकवादी, और आज तो हम सभी इससे त्राही कर रहे हैं। आज आपके इसमें बड़े बाजार हैं और उसमें अकेला खड़ा एक व्यक्ति, उसको कोई मिलने वाला नहीं है, कोई पहचान वाला नहीं है, उसके इस भौतिकी दुनिया में कोई असली दोस्त नहीं है। मुझे विदेशी बहुत सारे दोस्त हैं जो फ़ोन करके कहते हैं कि हम बात कर सकते हैं, मैं बात करने के लिए तरस रहा हूँ। हमारे रिश्तेदार नहीं है, परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहे हैं। गांधी को इन सब खतरों के प्रति आगाह किया था और ये शैतानी सभ्यता का जो रास्ता हमने अपनाया। तो हिंद स्वराज एक पूरा स्केच है। एक तरफ इस तरह के विकास क्रम पे वो चोट करता है और दूसरी तरफ वो एक मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र देता है जो गांधीवादी समाज होगा, जो उनका सपना था। सुंदर बात मैम, आपने जो शब्द उपयोग किया परिवार, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़। आजकल कई बार लोग कुटुंब प्रबोधन की बात करते हैं, परिवार व्यवस्था की बात करते हैं कि हम मंगल भवन अमंगलहारी कह रहे हैं, लेकिन हमारे घर में कितना मंगल हो रहा है, तो उसके पर बात होनी चाहिए। तो और परिवार होने के लिए सबसे मुख्य धुरी जो होती है वो नारी होती है, और विशेष तौर पे बात करें तो माँ होती है। वहाँ गांधी जी और रिश्ता उनका बा के साथ में, गांधी का रिश्ता बा के साथ तो बहुत ही सुंदर था। और गांधी निरंतर कहते हैं कि मेरे पर 2 स्त्रियों का प्रभाव रहा, अपनी माँ का, उनकी माँ का भी उन पे बहुत गहरा प्रभाव था। उनकी माँ जो थी पुतलीबाई, वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी पर बड़ी साहसी और दृढ़ विचारों की स्त्री थी, और इसलिए गांधी में भी ये दृढ़ता, ये साहस वहीं से आता है। और दूसरी तरफ बा के साथ तो बिल्कुल लड़कपन, 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया था। बा उनसे 6 महीने बड़ी थी और प्रारंभिक वर्षों वो साथ ही बड़े हुए। असल में अगर गांधी महात्मा बने तो पूरा योगदान बा का ही उसमें है, कस्तूरबा का है। और निरंतर ये बात बापू कहते भी हैं कि मैं जो कुछ भी मैंने सत्याग्रह है, सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह कि मैं अनुनय विनय द्वारा अपनी बात आपको से मनवा लूँ। और बा उसमें बड़ी निपुण थी। महिलाएं वैसे निपुण होती हैं, समझाइश के द्वारा, प्यार और अनुनय से अपनी बात को समझा सकती हैं। तो गांधी ने सत्याग्रह को शायद बा से ही सीखा। वो हमेशा कहते थे, बापू की जो ग्रैंड नीज है मनु, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, बापू माई मदर। बापू को वो माँ कहती हैं। कहने का अर्थ है कि बापू में जो स्त्री उचित गुण है, प्रेम, करुणा, दया, सेवा, वो कूट कूट कर भरे हैं। और वो हमेशा कहते थे मैं पिछले जन्म में स्त्री रहा हूँगा और अगले जन्म में भी मैं स्त्री बनना चाहूँगा। क्योंकि ये जो, वैसे मुझे नहीं पता है करुणा, प्रेम स्त्री उचित गुण है या मानवोचित गुण, हर मानव मात्र में होने चाहिए प्यार प्रेम के गुण, पर गांधी में कूट कूट कर भरे थे। तो निश्चित रूप से बा और बापू का जो रिश्ता है वो बहुत, दे वर अ डेमोक्रेटिक कपल। अगर बा को कोई बात पसंद नहीं आती थी, इसलिए बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं कि जब बा उनसे खफा हो गई, उन्होंने जब, जैसे बापू, एक उदाहरण जो आपने भी सुना होगा, दर्शकों को मैं बताऊं कि जब बापू ने उनको आधी रात को कहा कि तुम्हें मैला साफ करना पड़ेगा किसी शूद्र का, तो बा ने, क्योंकि वो भी एक मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार की स्त्री थी, मना कर दिया। तो बापू ने कहा नहीं, तुम्हें ये मानना पड़ेगा मेरी बात को। और इसी तरह जब वो साउथ अफ्रीका से लौटे तो उन्हें बहुत सारे आभूषण उपहार में दिए वहाँ के लोगों ने। तो गांधी ने कहा नहीं, ये लौटा दो तुम, ये मुझे सेवा के लिए मिले।
उनका तुम सेवा इसलिए कर पाए कि तुम्हारी सेवा मैं कर पाई। और उनको आभूषण लाने थे क्योंकि वो अपनी बहू को देना चाहती थी। भारतीय स्त्रियों को तो स्वर्ण आभूषणों के लिए थोड़ा मोह और ज़्यादा ही होता है। तो बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें वो दे डिसएग्री टू ईच अदर, और ये अपने आप में दर्शाता है कि वहाँ एक लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक तरीके से एक दूसरे से विरोध करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें आज की व्यवस्था की और हम प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करते हैं, उनके साथ में जो रिश्ता उनकी माँ का जो आता है, माँ हीराबेन का जो रिश्ता आता है, कितनी सुंदर बात उनके साथ में निकल के आती है। जब भी कोई संबोधन करते हैं तो अपनी माँ का जिक्र हमेशा वहाँ पर होता है कि, और कहते हैं जब स्वस्थता की बात आती है, मैं आऊँगा उस पर भी, गांधी जी और विज्ञान के ऊपर कि किस तरीके से उनका इंटरमीडिएट फास्टिंग होती थी, उपवास होता था स्वास्थ्य के लिए। और मोदी जी जब कहते हैं प्रधानमंत्री जी की स्वस्थ नारी होगी तो सशक्त समाज होगा, तो यहाँ भी वही चीज़ निकल करके सामने आती है। और जो आपने शूद्र की बात की, तो काशी में जाते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो किस तरीके से जो इमारत, बड़ी इमारत बन रही है, बड़े बड़े आजकल भवन बन रहे हैं, लेकिन उसको बनाने वाले जो मजदूर हैं, श्रमिक वर्ग हैं, उनका पैर धोना, ये मैंने और कहीं देखा नहीं। बापू से सीखा हो। हाँ, मुझे लगता है कि बापू दरिद्र नारायण कहते थे, जो झोपड़ी में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा, जो नीति बनाने वाले लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, कि अगर तुम कभी भी कंफ्यूजन हो तुम्हें कि क्या नीति बनाओ, तो उस झोपड़ी में बैठे उस अंतिम व्यक्ति जिस तक लाभ नहीं पहुंचा, जिसको वो दरिद्र नारायण कहते हैं, और हमेशा हरिजन बस्तियों में जाके भोजन करते थे, उनके साथ रहते थे। तो गांधी ने सिंबॉलिकली ऐसे लोगों को जो पिछड़े हैं, दलित हैं, वंचित हैं, है ना, आपने उनको मेन स्ट्रीम से अलग कर दिया, उनके लिए वो बहुत, क्योंकि इसीलिए उनका डेवलपमेंट का मॉडल बहुत इंक्लूसिव है। सबको साथ लेना, कुछ लोगों तक सीमित रहे, ये विकास नहीं है। इसीलिए वो सस्टेनेबल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, शायद यही जो सबका साथ सबका विकास ये नारा आया, ये भी वहीं से ही आया है कि वो गांधी को जितना प्रधानमंत्री जी ने पढ़ा है, शायद ये हमारे नेताओं के लिए बहुत एक प्रेरणा का काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे सिंबल्स का यूज जिस तरह मोदी जी करते हैं, अब जैसे स्वच्छता, आपको और मुझे साफ रहना चाहिए, उसके लिए इतना बड़ा आंदोलन चलाना पड़ा है। ये तो बेसिक है, आम मतलब जानवरों को भी पता है कि अपनी जगह को साफ रखना चाहिए, पर इंसानों को नहीं पता। उन्होंने ढेर लगा दिए हैं कचरे के, अंबार बना दिए हैं, और वो सुबह जब एक गाड़ी आती है गाना चलाती हुई, और आप अब काफ़ी साफ देश हैं, अब आप काफ़ी साफ देश हैं आपके। और पहले मैं देखती थी गाँव शहरों से साफ थे, मतलब उनको पता है गांवों में रहने वाले कम पढ़े लिखे आदमी को कि साफ रहना चाहिए। तो शायद स्वच्छता, चाहे झाड़ू है चाहे चरखा, गांधी जी इन प्रतीकों का इस्तेमाल बहुत अच्छा करते थे, और प्रतीकों का बहुत महत्व था। जैसे उपवास है, मौन रहना है, भूख हड़ताल है, ये सब उन्होंने धर्म से उठाया। जैन धर्म का उन पर बहुत प्रभाव था, उनकी माँ जैन धर्म का पालन करती थी। तो मौन रहकर अपनी बात को समझाना, या भूख उपवास पर चले जाना अपनी बात को। तो जो अहिंसा धर्मों में है, हृदय में है, आप और मैं सभी अहिंसक, हिंसा कौन करना चाहता है, पर गांधी ने हृदय से निकालकर, धर्मों से निकालकर उस अहिंसा को राजनीतिक पटल पर लाकर खड़ा कर दिया, और उस अहिंसा के आधार पर इतने बड़े आंदोलनों को एक जन्म दिया। ये कमाल की बात है। तो गांधी ने ट्रेडिशनल ईडियम्स को, परंपरागत जो प्रतिमान हैं, मूलक हैं, सूचक हैं, उनको आधुनिक और राजनीतिक पर्पसेस के लिए बखूबी इस्तेमाल किया। ये गांधी के कमाल की बात। बहुत बढ़िया मैम। अब मैं जब पढ़ता था तो मैं कई बार सोचता था कि गांधी जी को इस देश में गाया बहुत गया है। हम लोग अभी थोड़ी देर में, अब जैसे चरखा है, चरखा काट के उनको भी पता था मैं पूरे देश को कपड़ा थोड़ी पहना सकता हूँ, पर चरखा प्रतीक है स्वाभिमान का, अभिमान का, है ना, कि मैं अपने पाँव पे खुद खड़ा हो सकता हूँ। तो गांधी इस तरह प्रतीकों का इस्तेमाल करके देश प्रेम की भावना जगाते। प्रतीक की बात की बहुत सुंदर बात है। मैं यही बोल रहा था कि गांधी जी को इस देश में गाया बहुत गया है, लेकिन उतना गुना नहीं गया है। लेकिन 2014 के बाद, खासकर पिछले 10 वर्ष में, 2014 में प्रधानमंत्री जब पहला भाषण देते हैं तो देवालय से पहले शौचालय की बात करते हैं। जहां सोच वहां शौचालय की बात होती है। और किस तरीके से जनधन खाते खुलते हैं महिलाओं के लिए, पर्टिकुलरली कि उन महिलाओं के लिए जिनको आज तक किसी ने पूछा नहीं। जब उज्ज्वला की बात आती है तो आप किस तरीके से अपने घर को बेहतर बना सकते हैं। तो हर वो चीज़, तो वो जो गांधीवादी सोच से जुड़ी हुई है, वो मुझे लगता है कि इस देश में कम से कम इस वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व में, और जब स्वच्छता की बात हुई तब भी वो जो सिंबल आया जिसकी आपने प्रतीक की बात की, तो गांधी जी का चश्मा वही वहां दिखाई देता है। और आज भी
जब 75 वर्ष के होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जो पखवाड़ा मनाया जाता है वो भी सेवा स्वच्छता पखवाड़ा। ये तो सेवा की बात, स्वच्छता की बात, नारी सम्मान की बात, ये सब आप देखिए ना, आश्रम व्यवस्था का मतलब है जहाँ श्रम है। तो गांधी शारीरिक श्रम बहुत करते थे और ये कहते थे जो व्यक्ति शारीरिक श्रम नहीं करता वो चोर है, उसे भोजन करने का भी कोई अधिकार नहीं है। खुद अपना झाड़ू बुहारू करते थे, भोजन बनाते थे, बा को बहुत अच्छा अच्छा भोजन बना के खिलाते थे, अपने आश्रम में अच्छा भोजन उगाते थे जिसको आप ऑर्गेनिक फूड कहते हो, अपने विसिनिटी में उगाकर उस भोजन को बनाते थे। ठीक बात है। और 2 वक्त भोजन करते थे, जैसे इंटरमीडिएट 10 बजे और 6:15 बजे, कहीं भी हो, किसी भी आंदोलन में व्यस्त हो, इसी वक्त भोजन करते थे। 100 ग्राम भोजन करते थे, 30 ग्राम लीफी वेजिटेबल, 30 ग्राम अनाज और 30 ग्राम बादाम या प्रोटीन के रूप में, जो सारे डॉक्टर्स आजकल कहते हैं। और फास्ट तो इतना करते थे सिर्फ इसलिए नहीं कि जो उनसे मतैक के रखता है, जिसको दुश्मन तो वो कहते ही नहीं थे, भटका हुआ दोस्त है, उसको समझाने के लिए कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मैं मौन पे जा रहा हूँ या मैं उपवास पे जा रहा हूँ। और बड़े आंदोलनों की तैयारी से पहले भी वो एक लंबा उपवास और लंबा मौन करते थे। और आज डॉक्टर्स ने MNCs में भी आजकल ये चल रहा है। हाँ, चल रहा है। और डॉक्टर्स ने इसको सिद्ध कर दिया, व्हेन यू गो ऑन फास्ट योर कैपेसिटी ऑफ ब्रेन एंड हार्ट इंक्रीजेज, यू कैन टेक बेटर डिसीजंस, यू नो, क्योंकि जो ऊर्जा आप खाना पचाने में लग जाती है, वेस्ट हो जाती है, उससे आप अपने दिमाग की क्रिएटिविटी, रचनात्मकता बढ़ा सकते। मतलब क्या, इसलिए आप, मैं कह रही हूँ तो लगा हर पग पग पे विस्मित। मुझे लगता है मैम कि ये जो समय है, इट्स अ वेरी राइट टाइम टू टॉक अबाउट गांधी, बिकॉज उनके बारे में बात करने का इससे बेहतर समय कोई दूसरा नहीं था। बिकॉज अब हम लोग बात करते हैं, झरना ऊपर से बहता है, तो जब आपका ऊपर का नेतृत्व है वो उस तरीके से बिहेव करेगा तो वो चीज़ें आएंगी नीचे निकल करके। जब हम देखते हैं कि शायद मोदी जी जब पहली बार अमेरिका गए थे तो नवरात्रों में उस समय का वो समय था और 9 दिन तक पूरा उपवास था। ये उपवास कहाँ से सीखा होगा? जब हम देखते हैं कि 56 भोग लगे रहते हैं राजनयिकों के लिए, लोगों के लिए। जब ओबामा ने कहा कि मैं गांधी के साथ भोजन करना चाहता हूं, तो उन्होंने मोदी के साथ में कर लिया, मोदी जी के साथ में कर लिया। गांधी के साथ वो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो इतना सा भोजन करते थे, उनको तो 9 कोर्स डिनर चाहिए अमेरिकी राष्ट्रपति को। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री लेकिन जब खिचड़ी खाते हैं वो खिचड़ी वही गुजरात वाली खिचड़ी, और सामान्य तौर पे तो निकल के आता है कि दिस इज वेरी राइट टाइम जब हम गांधी के बारे में न केवल बात करें, केवल गाएं नहीं, बल्कि उनको गुने, क्योंकि उनको गुनना बहुत जरूरी है। सामान्य व्यक्ति आजकल मैं कभी कभी देखता हूँ, ये सबसे बड़ी चैलेंज है एक्चुअली। गांधी पर बात बहुत हो रही है, तो गुनने का अर्थ शायद आप कह रहे हैं कि हम उसे इम्प्लीमेंट करें, व्यवहार में उतारें, है ना। वो व्यवहार में उतारने में ही गांधी आपको डराते हैं, वो आपको चुनौती देते हैं। गांधी की तरह जीना, उनकी तरह सोचना, उनकी तरह करना, उसके लिए बहुत मुश्किल है हर व्यक्ति के लिए। और इसलिए गांधी एक चैलेंज के रूप में खड़े हो जाते हैं आपके सामने। अगर आप गांधी की बात करेंगे तो आप भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, आप काम चोरी नहीं कर सकते, आप काम को आगे पीछे नहीं सरका सकते। अगर मैं शिक्षिका हूँ और मैं कहती हूँ मुझे गांधी पसंद है, तो मुझे समय पर एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपने काम, तुम विद्यार्थी हो तो मैं अपनी विद्या अर्जन ठीक से करना ही होगा। तो हम अपने अपने काम में निपुण हो, ये गांधी हैं। तो निश्चित रूप से गांधी, जब आपने जिन लोगों की बात की जो सत्ताशील लोग हैं, अगर वो गांधी को अपना लें और गांधी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी नीतियों में, हमारी नियामकों में, हमारी जो बॉडीज़ हैं, उन सब अगर गांधी आ जाएं, तब तो कोई दुनिया हमें रोक नहीं सकती कि जब हम कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे, बन रहे हैं, वो बातें फिर बातें नहीं रहेगी, वो सच्चाई हो जाएगी। एग्जैक्टली जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, न केवल सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, ये सब चीज़ें उस मॉडल से निकल करके सामने आती हैं। और शायद गांधी जी के होने के सही मायने क्या है, ये समझाने का ये सही समय है। मैम थोड़ी सी बात एक उस गीत की, जिस गीत को हमेशा जब आती है गांधी जी की बात आती है तो साबरमती की बात आती है, गुजरात की बात, कर्णावती, अहमदाबाद की बात, राजकोट की बात, पोरबंदर की बात, ये सब शहर जो हैं वो गांधी जी से बिना उनका नाम लिए उनका पूरा ही नहीं होता है। ये लोगों को लगता है कई बार कि क्या वाकई में एक ही व्यक्ति के प्रयास से हमें आज़ादी मिली, बिना खड़ग बिना ढाल मिली। बहुत लोगों ने अपना अपना योगदान दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता का संबोधन दिया था पहली बार शायद 1944 में, जब उन्होंने पहली बार कहा द फादर ऑफ द नेशन, तो उनका अपना योगदान था। वीर सावरकर का अपना योगदान था, चंद्रशेखर आजाद का अपना योगदान था, सब लोगों ने, बालकृष्ण, हम कोई, मुझे ख्याल से कोई ये क्लेम नहीं कर रहा। और अगर कोई व्यक्ति विराट होता है तो दूसरा निश्चित रूप से छोटा नहीं होता है। और राष्ट्रीय आंदोलन इतनी लंबी चलती हुई प्रक्रिया थी, इतने आयामों पर, इतने डायमेंशंस पर, समाज के स्तर पर। राजा राममोहन रॉय से लेकर शुरू हो गया था, सोशल रेनेसां चल रहा था, सामाजिक पुनः उत्थान हो रहा था, विधवा विवाह थे,
बहु विवाह था, पर्दा प्रथा था, सती प्रथा था, उन सब से एक तरफ हम संघर्ष कर रहे थे, दूसरी तरफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जैसा विशाल विराट एक विकराल राक्षस हमारे सामने खड़ा था। उसमें जब हमने ये कहा कि हम मिनिमल हिंसा या अहिंसा के जरिए हम आज़ादी को प्राप्त करेंगे, आज आप देखिए चारों तरफ क्या हो रहा है भारत के। अपने अड़ोस पड़ोस में नज़र घुमाइए, कभी नेपाल में, कभी पाकिस्तान में, कभी श्रीलंका में, और आगे चलिए तो इजराइल, गाज़ा, यूक्रेन, हिंसा की कोई सीमा रेखा है। और तब गांधी ने कहा कि नहीं, मैं किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, मैं अहिंसा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। और ये बहुत इसीलिए बिना खड़क बिना ढाल, अगेन एक सिंबॉलिक तरीका है, पर हमने ये कहा कि हम इस रास्ते से हम आज़ादी प्राप्त करेंगे। और 1947 में 15 अगस्त को हमने आज़ादी प्राप्त की, और ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और इस पर पूरी दुनिया में अध्ययन हो रहे हैं। और इसीलिए गांधी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि जो रास्ता उन्होंने सत्याग्रह की, जो अचूक एक हथियार हमारे हाथ में दिया है, पूरी दुनिया में अनेक आंदोलन, जल जंगल जमीन के प्रश्न, एंटी अपार्थाइड, एंटी रेडिएशन, बहुत सारे और शोषण के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे हैं, स्त्री अस्मिता, पर्यावरण, अब ओजोन लेयर के इतने सारे एनवायरमेंटलिस्ट सब काम कर रहे हैं, और गांधी की सत्याग्रह की लाइंस पे काम कर रहे हैं, सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। फिलीपींस में, इंडोनेशिया में, टर्की में हाल ही में लोग इकट्ठा होते हैं, ग्रुप बनाते हैं, फ्लावर्स एक्सचेंज करते हैं, कप ऑफ कॉफ़ी एक्सचेंज करते हैं, और दो विरोधी जो टीम्स हैं वो बात करती हैं, दे कम टू अ सॉल्यूशन। तो गांधी का कंट्रीब्यूशन, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, वो एक राजनीतिक रणनीतिकार है, एक फिलोसोफर तो ही पार एक्सीलेंस। एक्चुअली गांधी हर स्तर पे काम करते हैं, दार्शनिक भी हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, सोशल रिफॉर्मिस्ट भी है। उनके कहने से मुझे लगता है, मुझे कभी कभी महिला उत्थान पे जो उन्होंने कहा वो इतना महत्वपूर्ण लगता है महिलाओं के लिए। उन्होंने कहा कि तुम काली और दुर्गा से ज़्यादा ताकतवर हो, स्त्री को किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और गांधी ने कहा कि आपको सामाजिक जो सरोकार है, माँ की भूमिका है, गृहस्थ की भूमिका है, उसको बिना छोटा किए तुम सामाजिक सरोकार निभा सकती हो, राजनीतिक सरोकार निभा सकती हो। ऐसे ही जब चरखे की बात आपने की, हम लोग शुरुआत हमने की थी धरती के पुत्र से की थी, ऐसे में जब आज भी बात आती है, प्रधानमंत्री जी भी अपने भाषण में बात कर, आत्मनिर्भर भारत की बात आती है, मेक इन इंडिया की बात बहुत पहले हुई, आज आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, स्वदेशी की बात हो रही है। तो जब गांधी जी ने स्वदेशी की बात, ये तो तब से चल रही है, और उसका मूल मंत्र जो है वो गांधी जी का दिया हुआ है। देखिए, गांधी इस बात को जानते थे कि हम एक विशाल देश हैं, और विशाल मध्यम वर्ग वाले विशाल देश हैं, सबके हाथ में नौकरी नहीं हो सकती, है ना। और धीरे धीरे जैसे ऑटोमेटाइजेशन हुआ, अब तो एआई आ गया, टीचर की भूमिका भी वो निभाएगा, तो आदमियों के हाथों से नौकरी, इंसानों के हाथों से नौकरियां कम होती चली जाएगी। इसलिए गांधी ने कहा कि जो गांधी बड़ी मशीनों के विरोधी नहीं थे, छोटी मशीनों के पक्षधर थे। कुटीर उद्योगों की बात, गाँवों में, घरों में आप साबुन बना रहे हो, गलीचे बना रहे हो, चूड़ी बना रहे हो, दरियाँ बना रहे हो, मोमबत्तियाँ बना रहे हो, महिलाओं के हाथ में हुनर आया, पैसा आया, स्वरोजगार आया, आत्मनिर्भरता आई। जब वो कुछ अपनी गांठ में उसके रुपए आए, उसको कितना कॉन्फिडेंस आया। आप इस बात को समझ नहीं सकते हैं, उसके लिए आपको महिला होना पड़ेगा और उस तरह से आत्मनिर्भर होना। जब पहली बार उसने कुछ 20 रुपये 50 रुपये कमाए, फिर उसको बैंक में जाके जमा किया, तो गांधी ने स्वदेशी के नाम पर, स्वदेशी का अर्थ विदेशी का विरोध नहीं है, औपनिवेशी का विरोध है। जो मुझे गुलाम बनाता है मैं उसका विरोध करता हूं। कॉलोनियल माइंडसेट से हटना पड़ेगा, जो भी एक आजकल बड़ी बात चल रही है कि इससे हटेंगे तब आगे बढ़ेंगे। इसलिए तो गांधी का स्वदेशी संकीर्ण नहीं था, मतलब ही वॉज द मोस्ट ग्लोबलाइज्ड पर्सनैलिटी। जो इंग्लैंड में काम पढ़ने जाते हैं, साउथ अफ्रीका में काम करने जाते हैं, जिन्होंने पूरा विदेशी लिटरेचर, टॉल्स्टॉय, रस्किन, थॉरो पढ़ा, पर भारतीय लिटरेचर भी पढ़ा, मतलब महाभारत, गीता, हिंदुज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सबका अध्ययन के बहुत, ये वॉज एटर्नल लर्नर, निरंतर पढ़ते रहते थे। जिस दिन उनकी असैसिनेशन हुई उस दिन वो बांग्ला भाषा पढ़ रहे थे, अनेकों भाषाएं उनको आती थी। तो निश्चित रूप से गांधी कहते हैं कि निगाहें आसमान में रखो, वैश्विक नज़रिया हो तुम्हारा, पर तुम्हारे पांव जमीन में होने चाहिए। वही स्वदेशी है, वही स्वावलंबन है। जब आप अपने पर गुरूर करें, आपकी पहचान है, भारत की एक पहचान है। हम वही खाएं पिएं जो वहाँ चल रहा है, हम अपनी छाछ राबड़ी का स्वाद ही भूल जाएं तो कैसे चलेगा।
तो थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। और ये लोकलिज्म आज तो पूरी दुनिया वेस्ट भी कर रहा है। फॉर लोकल की बात हम लोग करते हैं आजकल तो वेस्ट भी कर रहा है, अमेरिका भी लौट के वापस लोकलिज्म की बात कर रहा है। उनको पता लग गया, ये खुद जापान और चाइना बहुत बड़े एग्जाम्पल है जो इस बैलेंस को बना के रख सकते हैं। तो गांधी ने स्वदेशी का एक जो मेजर पर्सपेक्टिव है वो दिया, और उस स्वदेशी में धरती माँ की बहुत चिंता करते हैं गांधी का एक फेमस कोट कि प्रकृति के पास सबका पेट भरने के लिए बहुत है, पर एक भी व्यक्ति का लालच पूरा नहीं कर सकती। और हम लालची हो गए हैं, हम बहुत दोहन कर रहे हैं, हम बहुत खर्च कर रहे हैं। इतना खर्च करने से काम नहीं चलेगा। गांधी यूजेस एंड रीयूजेस एंड रिसाइकलिंग में 2 धोती पहनते थे। फिर वो एक गरीब की कुटिया में गए तो उन्होंने देखा एक स्त्रियां बार बार एक ही धोती लपेट कर आ रही हैं, तो उन्हें पता लगा वहाँ एक ही साड़ी है, मुझे मिलने के लिए वही उस दिन से उन्होंने एक धोती पहनना शुरू किया। वो धोती जब फटती थी तो उसका पर्दा बनाते थे, पर्दा फटने पे चादर बनाते, चादर फटने पे उसका पोछा बनाते, और पोछा फटने पे दिए की बाती बनाते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब आप ये समझ जाएंगे कि, और इसी को सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, जब आप ये धरती माँ पुरखों की अमानत नहीं है, आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है, आप उनके लिए क्या छोड़ के जाएंगे। गांधी के लिए एक आपको उदाहरण उनकी आत्मकथा में आता है उदाहरण कि वो 1 लोटे पानी से प्रातःकाल दंत मंजन होगा। एक बार वो पानी बह गया, बात करते करते तो बड़े अनमने हो गए। तो उनका क्या हुआ बापू, बह गया, आप और भर लीजिए, साबरमती बह रही है। उनका नहीं, ये साबरमती सिर्फ मेरी नहीं पूरे राष्ट्र की है। जब मैं अपना शेयर काम में लूँ वो सस्टेनेबिलिटी है। तो जब मैं भविष्य का सोचूं वो सस्टेनेबिलिटी। और इसलिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, पानी के पोखर बनाना, पानी को कंजर्व करना, पेड़ों को नहीं काटना, संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना। और आपको कोविड ने सिखा दिया ये नहीं चलेगा। दलाई लामा एक जगह लिखते हैं, इंसान को कहते हैं कि तुम धरती माँ की सबसे वाइजेस्ट संतान हो, सबसे बुद्धिमान संतान हो, अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा धरती माँ ये तय कर लेगी कि मुझे इंसान की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम बहुत बर्बाद कर रहे हो। कोविड इसीलिए आया, कोविड भगवान ने नहीं भेजा, कोविड आपके मिसकंडक्ट से आया, ह्यूमन मिसकंडक्ट। हम जिस तरह से दुरुपयोग, बैट्स खा रहे हैं, वाइल्ड एनिमल्स खा रहे हैं, उनका ठीक है। फिर मैं बताता हूँ, धरती माँ बहुत मज़ा चखाती है और बहुत प्रतिकार लेती है। सही बात है, आपने जिस तरह से बात की, इवन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, मैं तो सोचता हूँ गांधी और विज्ञान के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। बिकॉज वो किसी भी चीज़ को रिजिड तो कभी थे ही नहीं, हमेशा हर चीज़ में एक लचीलापन था कि अगर आपको, उनकी आत्मकथा का नाम था माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ही वॉज एक्सपेरिमेंटिंग एवरी डे, इवॉल्विंग, डेवलपिंग, ग्रोइंग, चेंजिंग। वो निरंतर तैयार थे बदलने के लिए, सीखने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ के पक्षधर थे। उन्होंने एक जगह लिखा है कि अगर मैं एक ही बात पर 2 विचार रखूं, मेरे दूसरे विचार की तरफ जाना, क्योंकि मैंने अपना स्टैंड बदल लिया है ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो ये हैं गांधी। निश्चित रूप से बहुत वैज्ञानिकता, बहुत प्रगतिशीलता, बहुत परिपक्वता, बहुत अध्ययन के साथ आगे बढ़ रहे थे। और अगर हम, परेशानी ये है कि हमने भारत को जितना गांधी को अपनाना चाहिए था, जितना स्थान देना चाहिए था संविधान में, संविधान के बाहर, आज़ाद भारत में, आज़ादी के पहले, वो स्थान अगर मिला होता तो भारत का स्वरूप और शक्ल कुछ और होती। मुझे लगता है मैम कि अभी जो कई बार आता है सुनने में कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो ये देश अब गांधी के पदचिन्हों पर थोड़ा चलता हुआ मुझे तो दिखाई देता है। अच्छा, हम आशावादी हों तो अच्छी बात, आशावादी होना भी पड़ेगा, बिकॉज बिना उसके काम 75 वर्षों में अगर हमें और हम इस तरह चलें तो। हम लोग अपने मिलेट्स की बात कर रहे थे, आज मिलेट्स को हम लोग श्री अन्न बोल करके हमारे देश में राजनीतिक नेतृत्व जो है, मोदी जी, प्रधानमंत्री जी जब उसको आगे बढ़ाते हैं कि श्री अन्न की बात, की मोटा अनाज आपको खाना होगा, उसके लिए सेमिनार्स होते हैं, तो मूल में एक ही व्यक्ति दिखाई देता है। तो लगता है कि हम उसके पदचिन्हों पर चलना चाह रहे हैं, सरकार उसके पदचिन्हों पर चलना चाह रही है। और 10 वर्षों में जब ये सब होता है तो लोगों में, स्टूडेंट्स में, जब एक बच्चा कहता है कि पापा ये डस्टबिन में डालना है, इसे सड़क पर नहीं फेंकना है, तो किसने कहा, लेकिन उसके मूल में कौन, उसकी आत्मा कौन है, तो वहां ये हमें दिखाई देते हैं, गांधी जी दिखाई देते हैं। मैम एक और शब्द की बात आती है, जब फादर ऑफ नेशन हम लोगों ने बीच में कहा, तो कई बार लोग कहते हैं कि भाई किसी देश का, हम लोग भारत माता की बात करते हैं तो भारत माता की एक तस्वीर नहीं है, वो एक सिंबल है, एक भाव है, लेकिन कोई एक जीता जागता व्यक्ति जिसका जन्म हुआ, जिसका मरण हुआ, वो राष्ट्रपिता कैसे हो सकता है? तो इसका मूल भाव क्या है? शाब्दिक अर्थ लें या मूल भाव लें? नहीं, देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने बहुत
उससे उनका ये नाम रखा था, क्योंकि उनको ये विश्वास था कि जो भारत हम बना रहे हैं, आज़ाद होने जा रहे हैं, उसका निर्माण करना होगा, उसका पुनर्निर्माण करना। बहुत बिखरे हुए थे हमारे यहाँ पर, रियासतें थी, पिछड़ापन था, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, राजा कहीं राज कर रहे थे, कहीं मुगल्स थे, कहीं बहुत सारी मुसीबतें थी, है ना। और पूरा ना इंडस्ट्रियलाइजेशन था ना कुछ था, तो उन्हें पता था कि एक तो कर्ता धर्ता चाहिए, और वो फादर सिंबल है कर्ता धर्ता का। जैसे एक घर का, एक परिवार का एक मुखिया होता है, उस तरह से हमने कहा कि गांधी वुड बी फादर ऑफ द नेशन। तो एक सिंबॉलिकली गांधी ने भी सुभाष चंद्र को पेट्रियट्स और पेट्रियट का, लोग कहते हैं इनमें विवाद था, मैं कह रही हूँ दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी उपमा दे, उससे बड़ा देश प्रेमी गांधी को कोई नहीं मिला, सुभाष चंद्र से बड़ा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये, हालांकि मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि गांधी मे बी फादर ऑफ द नेशन बट इज मदर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की माँ है। मानव मात्र से जो प्रेम गांधी करते हैं वो एक माँ ही कर सकती है। हर मानव की चिंता है उनको, जो पिछड़ा है खास तौर से उसकी बहुत चिंता है और इसलिए मुझे लगता है कि गांधी पर ये सिंबॉलिकली बहुत फिट बैठता है। बहुत सुंदर बात है, मदर ऑफ ह्यूमैनिटी। और एक हम लोग बोलते हैं कई बार कि माँ ही है पहली पाठशाला, तो घर ही है पहली पाठशाला और माँ ही है प्रथम गुरु, और धन्य है वे लोग जो माँ से सीख पाते हैं। तो हमें अपनी माँ से भी सीखना है, भारत माँ से भी सीखना है, धरती माँ से, और गांधी माँ से भी सीखना है। गांधी माँ से भी। इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और जब हम आगे बढ़ते बढ़ते ये देखते हैं कि आपने IR की जब बात की, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की, तो वो इंग्लैंड भी जाते हैं, साउथ अफ्रीका भी जाते हैं, USSR भी बात करते हैं, US में भी बात करते हैं। तो ऐसे में एक कुटिया में बैठा व्यक्ति दुनिया भर से संपर्क और संवाद ये कैसे स्थापित करता है? नहीं, उनसे पूरी दुनिया के नेतृत्व जो था वो प्रभावित था। और अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, आज़ादी की लड़ाई, और ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में फैला हुआ था, अनेक जगह उनकी कॉलोनीज थी। गांधी को ये पूरी समझ थी कि उसमें अगर हमें आगे बढ़ना है तो किस, और इसीलिए हमने जो रास्ता अपनाया, आप देखिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता अपनाया, मध्यम मार्ग अपनाया। हम ना अमेरिका की तरह घोर पूंजीवादी होना चाहते थे, और न ही हम चाइना और रशिया की तरह साम्यवादी होना चाहते थे, तो हमने एक बीच का रास्ता अपनाया। तो गांधी की नज़र निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय पूरे माहौल पर थी, और भारत के संदर्भ में, इसीलिए गांधी में कहते हैं ग्लोबल और लोकल, भारत अगर सशक्त बनेगा तभी तो दुनिया सशक्त बनेगी, है ना। तो उनका सशक्तिकरण ये था, और पर किसी भी विवाद और किसी भी संघर्ष में आए बिना, ये सबसे उनका मूल था। फैंटास्टिक मैम। अपने यहाँ पर जब वर्णाश्रम की बात आती है उस समय 4 आश्रम भी आते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। और ब्रह्मचर्य के बारे में लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन गांधी जी ने इसको आपने जो पुस्तक का नाम भी लिया था, ट्रूथ द एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, जिसे हम सत्य के प्रयोग की बात करते हैं, गांधी जी ने ब्रह्मचर्य की बहुत बात की है। तो ये भी थोड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे बहुत डीपली हमें समझाना चाहिए हमारे दर्शकों को। देखिए, गांधी के सारे समाधान व्यक्ति में निहित हैं। अगर आपको समाज नया बनाना है तो पहले व्यक्ति नया बनाना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा नया इंडिविजुअल, नई स्त्री और नया पुरुष। और इसलिए उन्होंने वो 11 वो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, इन सब की बात की, छुआछूत का विरोध, और साथ में ब्रह्मचर्य की चूंकि आप बात पूछ रहे हैं, ब्रह्मचर्य वैसे जैनिज्म में भी ब्रह्मचर्य है, बुद्धिज्म में भी है, ब्रह्मचर्य की शपथ ली जाती है। गांधी ने ब्रह्मचर्य को एक टूल के रूप में, और मुझे खास तौर से स्त्रियों के लिए बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट लगता है, जब, क्योंकि ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि हम ये कह रहे हैं कि आप वासना से ऊपर उठें, आप शरीर से ऊपर उठें, आप सिर्फ देह नहीं है, आप बहुत कुछ और है, मन है, मस्तिष्क है, मेधा है, प्रतिभा है, खास तौर से स्त्रियां। और ख़ास तौर से आज के संदर्भ में इतना वैलिड है क्योंकि आज बाजार स्त्रियों को बहुत ही देह में रिड्यूस करके देख रहा है कि वो एक ब्यूटीफुल डॉल की तरह दिखे। तब धूप में निकला ना करो, रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। नहीं तो काली भी बहुत, तो सुंदर असुंदर का क्या अर्थ है ना। तब गांधी ने कहा कि ब्रह्मचर्य एक कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरेशन हो सकता है, जिसमें गांधी ने खुद ने 33 वर्ष की आयु में शपथ ले ली थी ब्रह्मचर्य की। और उनका एक बहुत फेमस कोट है कि हमें अपनी लैंगिकता से ऊपर उठकर एक मित्र और एक सहयोगी के रूप में जो बड़े राष्ट्रीय हित हैं उनके लिए काम करना चाहिए। हम सिर्फ स्त्री या पुरुष नहीं हैं, हम नागरिक हैं, हम भारतीय हैं, हम इन व्यक्ति विशेष हैं। बहुत सुंदर बात।
ये जब व्यक्ति विशेष की बात आती है तो कई बार सुनने में आता है ना कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की ओर जाना है। व्यक्ति का निर्माण, सत्याग्रह का आधार सत्याग्रही होगा, तो इसलिए एक नया सत्याग्रही बना रहे थे जो सशक्त हो, जो कॉन्शियस हो, जिसमें जो सावचेत हो, जो अनुशासित हो, जो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर सके और तब आगे आकर वो कुछ काम कर सके। कैसे लोगों को जोड़ लेते थे कि ना कोई व्यक्ति कह रहा है कि आप चलो और कोई आपको लाठी बरसाए, आपको कुछ नहीं करना है, और लाखों लोग उनके पीछे चले जाते थे। वो ताकत तो उनके सत्य की थी। सत्य ही ईश्वर है, फिर पहले कहते थे ईश्वर ही सत्य है और बाद में कहने लगे सत्य ईश्वर। वो क्रेडिबिलिटी थी। गांधी आवाज़ देते थे लाखों की तादाद में, वो सत्य की ताकत थी, वो उनकी चरित्र की ताकत थी गांधी के। और गांधी की उस आवाज़ पर लाखों लोग जुट जाते थे जिस तरह से, निश्चित रूप से वो क्रेडिटेबल है। और इसीलिए मुझे लगता है गांधी का सबसे बड़ी भूमिका व्यक्ति निर्माण की भूमिका है, क्योंकि आप कितने भी परिवर्तन ले आओ, जैसे स्त्री संबंधी आपने बात की, आप महिलाओं से संबंधित बहुत कानून है इस देश में ना, एंटी रेप एंड एंटी डाउरी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी आया। हाँ, पुरुष और स्त्री का जब तक नया निर्माण नहीं होगा तब तो कुछ नहीं हो सकता। और गांधी इस निर्माण की बात कर रहे थे, व्यक्ति की पूरी जो एटीट्यूड है उसको बदलने की बात कर रहे थे। इस रूप में गांधी बहुत अनुपम है। तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि स्त्रियों से संबंधित बहुत कानून है और बहुत संघर्ष भी चल रहे हैं, महिलाओं के सामने बहुत चुनौतियां भी हैं, और लड़कियां जो नई युवा स्त्री है वो समझती है चुनौती, क्योंकि जब अवसर आते हैं तब चुनौतियां भी आती हैं निश्चित रूप से। पर इस सब में गांधी आपको एक संबल देते हैं, जब वो कहते हैं कि नहीं तुम ताकतवर हो, तुम उठो, तुम अपना काम करो, तो निश्चित रूप से नई स्त्री का सृजन गांधी करते हैं। वो स्त्री जो अपने आप में बहुत सबल है, उसको कोई और किसी की आवश्यकता नहीं है। फैंटास्टिक, मैं बहुत सुंदर है। और नारी नाम उपासना का ये हर रूप में जीवन है, वो बात आती है। और जीवन से किस तरीके से जीवंतता जीवन में रहे, ये बात हम पिछले जो हम बात कर रहे थे कि भाई ये दिस इज राइट टाइम, दिस इज वेरी राइट टाइम जहां हम गांधी के बारे में बात करें, उनको गुने, उनको समझें, उनको पढ़ें। पुनः लौट के आए, गांधी पुनः लौट करके आए, और वो मुझे लगता है कि लौट के आ रहे हैं, वो हमें कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। बस हमें अपनी दृष्टि जो है वो थोड़ा सा उसको वाइड एंगल देना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। पिछले 11 वर्षों में इस बारे में बहुत चेतना आई है, चीज़ें बदल रही हैं। और खासतौर पे आप भी देखते होंगे युवाओं में, विशेष तौर पे खादी के तौर पे आपने शुरुआत जो कही थी कि फैशन, तो खादी नाउ इज द फैशन लाइक। बिल्कुल बिल्कुल, खादी फैशन है, कॉटन पहनना फैशन है, भारतीय दिखना फैशन है। आज का युवा मुझे बहुत समझदार दिखता है, बहुत फोकस दिखता है, चाहे वो देश में काम करे चाहे विदेश में काम करे, बड़े सपने देखता है, पर वो बहुत रूटेड है, वो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ, उसको पता है कि ये जड़ें, क्योंकि ये जड़ें उसको बाहर भी सम्मान दिलाती हैं, तो भारतीयता को छोड़ता नहीं है। उसे अंग्रेजी आती है पर उसे वो हिंदी भी सीखता है, इवन मैं तो वो अपनी आंचलिक भाषा मारवाड़ी भी बोलता है ना, तो वो राजस्थानी गीत भी गाता है, वो अलबेलो राजस्थान भी देखता है। तो आज का युवा बहुत धरती धोरारी देखता है, धरती धोरारी भी देखता है। बल्कि मुझे कई बार ये भी लगता है कि बहुत जो मिनिमलिस्ट अप्रोच के साथ में भी रहने लगा है, उसको बहुत बड़ा घर और भव्यता नहीं चाहिए, वो दुनिया में घूमना चाहता है, दुनिया की संस्कृति को, सभ्यता को, दुनिया को समझना चाहता है, वहां इन्वेस्ट करना चाहता है जहाँ जीवन परिग्रह नहीं करना चाहता, 7 पीढ़ियों के लिए परिग्रह नहीं करना चाहता, उसको बहुत मुझे आज के युवा पे बहुत भरोसा है। बहुत पुरुषार्थी है, आगे बढ़ेगा, चीजें करेगा। मैं युवाओं में रही हूँ तो मुझे लगता नहीं ये लोग तस्वीर बदल रहे हैं, तस्वीर बदलेंगे। मैम थोड़ा सा यहाँ पर एक छोटी सी बात, बिकॉज कार्यक्रम के अंतिम दौर में हम लोग पहुँचे हैं, जब हम गांधी जी की बात करते हैं, गांधी जी के साथ में लगे हुए सारे के सारे लोग, गांधी जी के साथ में जितनी महिलाएं थी वहाँ पर, गांधी जी के साथ में जितने क्रांतिकारी वहाँ पर, उनसे साथ में जो संवाद होता था, जो आपने मौन की बात की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज शोर शराबा हमें बहुत दिखता है, तो ऐसे में उस मौन को कैसे वापस लेकर के आए? नहीं देखो, ये आपने जब कहा कि एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण करना, आज आप देखिए विज्ञान में भी बहुत मेडिटेशन की बात, साइलेंस की बात, योगा और प्राणायाम की बात, क्योंकि आपके अंदर इतनी उथल पुथल है, बाहर तो है ही, भीतर भी बहुत उथल पुथल है। और अफसोस होता है जब तुम्हारी आयु के युवाओं को देखती हूँ कि ब्लड प्रेशर्स हो गए हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ है, इंसोम्निया है, नींद नहीं आ रही रातों में, तब निश्चित रूप से आपको देखना होगा कि क्या किया जाए। तब वो जो साइलेंस है सुबह की, और गांधी, और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर साइलेंस से दिए जा सकते हैं, शोर से नहीं, काम से दिए जा सकते हैं। गांधी इस ताकत को समझते थे और गांधी इसको यूज़ करते थे, ख़ास तौर से जब विरोधियों के बीच में, विरोधी एक समय विशेष के लिए, कि उनकी किसी क्रियाकलाप से में आप उनको सहमति नहीं है, तब गांधी साइलेंट रह के अपनी बात समझा आपका संदेश हमारे दर्शकों के लिए।
संदेश ये कि गांधी को थोड़ा थोड़ा अपनाया जाए। हम पूरे गांधी नहीं बन सकते ना, पूरा गांधी अपना सकते हैं, पर थोड़ा थोड़ा गांधी अपनाएं, अपने कर्म क्षेत्र में अपनाएं, जहाँ खड़े हैं वहाँ दो लोगों की मदद करें, आगे बढ़कर सहयोग करें। और अहिंसा का मतलब सिर्फ हिंसा की अनुपस्थिति नहीं है, अहिंसा का मतलब है प्रेम, सहयोग, सद्भाव, और ये सब करें तो सदाचार, ये सब बहुत अच्छा लगता है ये सब करके। और आपको आप पे बेहतर इंसान बने, ये और ख़ास तौर से युवाओं पे जिन पे मुझे बहुत भरोसा है, उनके हाथों में हमारे देश की बागडोर है, वो अच्छे व्यक्ति बने तो इस देश का जरूर निश्चित रूप से। गांधी जी की 5 क्वालिटीज, जो टॉप 5 क्वालिटीज आप बताना चाहें दर्शकों को? नहीं, उनके व्यक्तित्व में मैंने सबसे बड़ी क्वालिटी तो सत्य था, श्रम के प्रति का जो विश्वास था निश्चित रूप से, है ना। और वो अपने पे सही करके बताते थे, कहने की बजाय। पुरुषार्थ था उनका, वो बहुत सत्य, श्रम, पुरुषार्थ एक हो गया। संयम की बात कर सकते हैं, संयम की बात करते, कंपैशन, करुणा। बहुत, जब बाप बीमार पड़ी, उनको पैचिश हो गया, तो उन्होंने खुद अपने हाथों से उनकी सेवा की, कोढ़ियों की सेवा करते थे। धर्म की जो 10 लक्षण बताए जाते हैं वो उनके अंदर दिखाई देते हैं। आप बताइए, कंपैशन, करुणा बहुत बड़ी, इसीलिए स्त्री से उनकी तुलना माँ में होती है करुणा। वो जब बच्चे का मल भी साफ करती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सुंदर मैम बात हुई है। मुझे लगता है आज की जो चर्चा हुई है उसमें बहुत जो डिस्कशंस निकल के सामने आए हैं, ये बहुत एक मूल की बात है और इसे बहुत डीप रूटेड जाकर के हमें समझना पड़ेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब 2020 की बात करते थे, मेरे सपनों का भारत की बात करते थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमृतकाल की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2047 इंडिया 2047 जब हम बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहे हैं, विकास भी और विरासत भी इसकी बात करें, इन सब के मूल में कहीं कहीं वो राम राज्य की बात आती है, वो हे राम की बात आती है, वो मेरे सपनों का भारत, वो गांधी की बात आती है, गांधी के सपनों का भारत की बात आती है। तो ये केवल हमारे और आपके सपनों की बात नहीं है, ये उन दूरदृष्टा लोगों के सपनों की बात है जो वाकई में धरती के पुत्र थे और इस धरती को माँ के तौर पर इन्होंने अपनाया। और आज भी हम वही देख रहे हैं कि ये रोड मैप है, इस रोड मैप का मूल वहीं गांधी से निकलता है और प्रधानमंत्री मोदी इसे आगे लेके जाते हैं और 2047 का स्वप्न हमारी और आपकी आंखों में दिखाते हैं। तो आज की चर्चा मैम बहुत अच्छी रही आपके साथ में, बहुत सुंदर आपने सारी बात कही है। और माँ, हम लोगों को गांधी जी को गुने केवल गाएं नहीं और उन्हें पढ़ें, आगे बढ़ें, बस इतना ही। सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद। नमस्कार।